फ़ोन पे बोलता है कि सर तलाक तलाक तलाक। सर उससे तो मेरी पूरी बोलते ना मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। 2013 में मेरे मायके आई तो मतलब 3 बार तलाक देकर चले गए। मेरा सर दुख रहा था, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा था। सिर्फ मेरे पास 10 या 15 मिनट हुए थे, उस आदमी ने इतनी देर के अंदर मुझे तलाक दे दिया। बिना किसी वजह के गुस्से में मुझे तलाक दिया गया था। मुझे घर से बाहर धक्के मार मार के मुझे निकाला गया और 3 बैठक में तलाक देकर मेरी जिंदगी पूरी खत्म कर दी थी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एबीपी न्यूज की सबसे बड़ी बहस में। और आज का मुद्दा, क्या 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आखिरकार आजादी मिलेगी? सबसे बड़ी बहस का मंच सज चुका है। कल का दिन बेहद अहम है उन सभी लोगों के लिए, उन सभी महिलाओं के लिए जो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि कल देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर में यानी सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ इस मसले की सुनवाई को शुरू करेगी और एक ऐतिहासिक सुनवाई ये होगी। उम्मीद यही की जा रही है कि जो भी फैसला होगा वो भी ऐतिहासिक होगा। यानी हर घर में ये चर्चा होगी कि बात बात में, छोटी बात में बिना किसी वजह के 3 तलाक देकर महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद करने वाली ये जो प्रथा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ये शरिया कानून का हिस्सा है, अगर इससे कोई छेड़छाड़ होती है तो यह अल्लाह को नाराज करने जैसा है। राजनीति भी इस पर हो रही है, एंगल ये भी दिया जा रहा है। लेकिन 3 तलाक का सच क्या है? हमारे साथ अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही महिलाएं मौजूद होंगी, 3 तलाक के पक्ष में खड़े लोग मौजूद होंगे और केंद्र सरकार ने जो पक्ष रखा है हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। कल सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक का मुद्दा किस तरह गूंजेगा और किस पहलू पर होगी सुनवाई, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। लेकिन कितना सर, मैं ये 4 साल मेरे इतने मैं बता भी नहीं सकती, इतने गंदी तरीके से निकले हैं। ये 3 तलाक का दर्द है जिसने मुंबई की मदीना सैयद उर्फ मुस्कान की मुस्कुराहट हमेशा के लिए छीन ली है। फिल्मों में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम करने वाली मुस्कान ने परिवार की मर्जी के खिलाफ साथ काम करने वाले अनवर से प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के 7 साल बाद पति ने एक झटके में जन्म जन्म का रिश्ता तोड़ दिया। मुस्कान को फोन पर ही तलाक दे दिया। मैंने ये आवाज़ इसके लिए उठाई कि जो मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो, और सरकार से मुझे इतनी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ अच्छा हो, और मैं इतना कोशिश करती हूँ कि सरकार कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा करे। 3 तलाक का दर्द झेल रही मुस्कान जैसी हजारों महिलाओं की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। कल से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 3 तलाक के मामले पर रोजाना सुनवाई करने जा रही है। सुनवाई है मुस्लिम महिलाओं के लिए बराबरी के हक पर। केस का फैसला करोड़ों लोगों के भविष्य पर सीधा असर डालेगा। सुनवाई इस बात पर होगी कि क्या मुस्लिम महिलाओं को ये सुरक्षा मिल सकती है कि उनका पति अपनी मर्जी से 3 बार तलाक बोलकर उन्हें घर से बाहर ना निकाल सके। मसला मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक का है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने खुद इस पर संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। मसले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ से कराने का फैसला किया है, जिसकी अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस JS खेहर करेंगे। गर्मी की छुट्टी में विशेष रूप से संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करने के लिए बैठ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुस्लिम पर्सनल लॉ के 3 प्रावधानों पर होनी है। पहला है तलाक़े बिद्दत यानी 3 तलाक। दूसरा है निकाह हलाला का और तीसरा मुद्दा है मुस्लिम मर्दों को एक वक्त में एक से ज्यादा शादी की इजाजत का। आइए इन तीनों प्रावधानों को एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले बात तलाक़े बिद्दत यानी 3 तलाक की। 3 बार तलाक बोलकर शादी तोड़ने का अधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ में मर्दों को हासिल है। भारत में पति एक साथ 3 बार तलाक बोलकर शादी के रिश्ते को खत्म कर सकता है। गुस्से में, मजाक में, नशे में या किसी भी तरह से एक साथ 3 तलाक बोलने को उलेमा तलाक मानते हैं।
आजकल तो चिट्ठी, ईमेल, मोबाइल मैसेज, फोन और व्हाट्सएप के जरिए तलाक के मामले भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई मुस्लिम देश 3 तलाक पर रोक लगा चुके हैं, लेकिन भारत में मुस्लिम उलेमा इसे बनाए रखने के पक्ष में हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो कि हमारी इंडियन डेमोक्रेसी इतनी सराही जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड के, एक बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, बहुत ही अच्छा डेमोक्रेटिक रूल यहाँ पे चलता है, तो उसके सामने अगर देखें कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये वाली किताब जो इम्प्लीमेंट हो रही है और जिसके तहत मुसलमान कम्युनिटी को गवर्न किया जा रहा है, वो एकदम उसके खिलाफ है। तो ये आवाज़ जो ऊंची होती चली गई, उसको देख करके और जितनी पीड़ित महिलाएं एक के बाद एक बढ़ती चली गई और जितना उनका नंबर बढ़ता चला गया, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि इसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ के जिस दूसरे प्रावधान पर सुनवाई होनी है, वो है निकाह हलाला। निकाह हलाला तलाक के बाद पति पत्नी की दोबारा शादी की व्यवस्था है। अगर तलाक के बाद पति पत्नी को लगता है कि उनसे गलती हुई और उन्हें दोबारा साथ रहना चाहिए, तो ऐसी हालत में वो सीधे दोबारा निकाह नहीं कर सकते। इसके लिए तलाक पा चुकी महिला को पहले किसी और मर्द से शादी करनी होती है और संबंध बनाने होते हैं। इसके बाद वो नए पति से तलाक लेकर पहले पति से निकाह कर सकती है। तीन तलाक और निकाह हलाला के अलावा मुस्लिम मर्दों को एक साथ 4 पत्नी रखने की इजाजत भी कोर्ट की समीक्षा के दायरे में है। हालांकि कुरान में मर्दों को एक पत्नी के रहते दूसरी शादी की इजाजत दी गई है और इसके लिए तमाम शर्तें लगाई गई हैं, लेकिन इन शर्तों का पालन नहीं होता। अपनी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ के इन्हीं 3 प्रावधानों की समीक्षा करेगा। कोर्ट ये देखेगा कि ये प्रावधान मुस्लिम महिलाओं को मर्दों के मुकाबले गैर बराबरी की स्थिति में तो नहीं रखते, कहीं उनके असम्मानजनक स्थिति में जीने को मजबूर तो नहीं करते। कोर्ट ये तय करेगा कि क्या प्रावधानों को निरस्त करने या इनमें सुधार की जरूरत है। ऐसा करते वक्त सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना होगा कि उसके फैसले से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन न हो। सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि उसकी सुनवाई मुस्लिम महिलाओं के हक को लेकर है। अदालत यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के मसले पर सुनवाई नहीं कर रही है। सुनवाई के दौरान अदालत सिर्फ ये देखेगी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के 3 प्रावधान तलाक बिद्दत, निकाह हलाला और बहुविवाह संविधान की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा वो ये कि संविधान ने जो मौलिक अधिकार देश के हर नागरिक को दिए हैं, जिसमें आप, हम, मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं, वो मौलिक अधिकार इज्जत से जिंदगी जीने का, वो अपने आप में बड़ा है, या धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात कही जा रही है उसके भीतर कहीं ना कहीं उन अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। ये देश संविधान से चलेगा या फिर किसी के पर्सनल लॉ से? हम इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे, लेकिन हमारे साथ जो महिलाएं लड़ाई लड़ रही हैं अपने इंसाफ की, वो तो मौजूद ही हैं। वो पक्ष भी मौजूद है जो कि ट्रिपल तलाक को जायज मानता है, कुरान का, इस्लाम का एक अहम हिस्सा मानता है। लेकिन कोर्ट में अब तक दोनों पक्षों की तरफ से ट्रिपल तलाक के पक्ष में और खिलाफत में कौन कौन सी बातें रखी गई हैं, क्या दलीलें दी गई हैं, वो जानने के लिए हम सीधे चलेंगे मेरे सहयोगी अखिलेश के पास। बिल्कुल नेहा, अपने दर्शकों को बताते हैं, दरअसल हम जब 3 तलाक से आजादी की बात करते हैं तो यह समझना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके पक्ष में और विपक्ष में क्या दलीलें दी जा रही हैं। उस पर जरा गौर फरमाइए, क्या कुछ कहा जा रहा है इसके समर्थन में और 3 तलाक से आजादी के विरोध में। विपक्ष में दलील यह दी गई कि याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का हवाला है, और जब इसके पक्ष में दलील की बात आई तो कहा गया संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला दिया गया। उसके हवाले से विपक्ष में यह भी दलील दी गई कि यह समानता और सम्मान से जीने के अधिकार का हनन है, जबकि पक्ष में यह दलील है कि धर्म से जुड़ी परंपराओं को मानने की आजादी होनी चाहिए। तो विपक्ष और पक्ष में ये 2 दलीलें महत्वपूर्ण। और इसके बाद एक और आपको बता दें दलील, संविधान का अनुच्छेद 14, 15 समानता का अधिकार देता है, यह इसके विपक्ष की दलील है। जबकि समर्थन में जो बात कही गई वो ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया कानून पर आधारित है, यह इसके पक्ष में बात कही गई। संविधान का अनुच्छेद 21 सम्मान से जीने का अधिकार देता है, यह विपक्ष में दलील दी गई है। जबकि समर्थन में यह कहा गया कि शरिया कानून कुरान पर आधारित है, यह सीधे धर्म से जुड़ा मामला है, यह भी कहा गया है।
जब इसके विरोध में बातें कही गई तो पक्ष में यह दलील दी गई है। एक और बात आपको बता दें महत्वपूर्ण, यह संविधान में दिए मौलिक अधिकारों का हनन है, इसके विपक्ष में दलील दी गई है। जबकि समर्थन में यह कहा गया कि निकाह दो पक्षों के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, यानी इसे कॉन्ट्रैक्ट माना गया, इसमें मौलिक अधिकारों की बात उठाना बेमानी है। यह इसके पक्ष में दलील दी गई है। तो विपक्ष और पक्ष की ये तमाम दलीलें आपके सामने। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि केंद्र सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। पक्ष में बात यह गई कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि इस पूरे मामले में छुटकारे के लिए पत्नी के कत्ल से बेहतर है तलाक। तो यह देखिए किस किस तरह की दलीलें दी गई हैं। विपक्ष में एक और बात कही गई कि केंद्र सरकार ने 3 तलाक को संविधान के खिलाफ बताया है, जबकि पक्ष में एक बात कही गई कि केंद्र सरकार धार्मिक मामलों में दखल ना दे। जबकि विपक्ष में एक बात कही गई कि केंद्र सरकार ने कहा पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं है, इसे संविधान से ऊपर नहीं माना जा सकता, नहीं समझा जा सकता। तो विपक्ष और पक्ष की ये तमाम दलीलें आपके सामने, जिसके हवाले से यह बहस हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं, पक्ष में दलील दी गई कि केंद्र सरकार धार्मिक मामलों में दखल ना दे। नेहा, शुक्रिया आपका अखिलेश। तो अखिलेश ने आपको समझाया कि अब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्ष और विपक्ष में क्या दलीलें हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, कल संवैधानिक पीठ इस पर अपनी सुनवाई लगातार हर दिन करने वाली है और उम्मीद यही की जा रही है कि ट्रिपल तलाक के इस मसले पर कम से कम कोई ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की चौखट से निकल कर आएगा। हमारे साथ यहाँ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं सबसे एक एक करके तब परिचय आपका कराऊंगी जब उनके पास एक एक जाऊंगी, लेकिन आपको ये बता दूं कि मेरे इस तरफ जो लोग बैठे हैं वो तमाम वो लोग हैं जो ट्रिपल तलाक पर अपनी बात रखेंगे। इनमें से कई मौलाना ऐसे हैं जो ट्रिपल तलाक के समर्थन में भी हैं, अपनी दलीलें देंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान हैं और जो मेरे दूसरी तरफ बैठे हुए मेहमान हैं तमाम, वो बता दें उनमें से कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक का दंश झेला है। शारा बानो हमारे साथ जुड़ गई हैं। इनका मामला कल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में आएगा। इनके साथ और भी उसमें याचिकाकर्ता मौजूद हैं, लेकिन इनकी आप बीती पूरे देश से छिपी नहीं है। हम इनसे बात करेंगे कि जो ये लड़ाई लड़ रही हैं उससे किस तरह के इंसाफ की ये उम्मीद करती हैं। तो चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीजेपी से संबित पात्रा जी मेरे पास हैं। संबित जी, मैं किसी भी ट्रिपल तलाक के पीड़ित या धर्मगुरु के पास ना जाकर आपके पास इसीलिए आ रही हूँ क्योंकि इस बहस में एक सबसे बड़ा आरोप जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि दरअसल ये एक तरह की साजिश है देश के बहुसंख्यक समाज द्वारा अल्पसंख्यक समाज को बांटने की ये साजिश हो रही है। इसका इंसाफ से लेना देना नहीं है, ये राजनीति करने के लिए हो रही है। जब ऐसा आरोप लगता है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट सबमिट किया है कोर्ट में, वो एफिडेविट है। और सबसे बड़ी बात है, मैं नमस्कार करूंगा शायरा बानो जी का, कि हमारे पीछे देखिए महिला शक्ति खड़ी है। आज शाह बानो से शायरा बानो तक देश बहुत बदल गया है और देश को बदलना चाहिए। इसको राजनीति के चश्मे से बिल्कुल मत देखें और धर्म के चश्मे से तो कतई मत देखिए। इसको केवल और केवल महिलाओं के अधिकार, ह्यूमैनिटी, मानवता, डिग्निटी, किस डिग्निटी के साथ क्या सर उठा के महिला भारत में 21वीं शताब्दी में जी सकती है, इसी से आप देखिए। संविधान, हिंदुस्तान के संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो प्रावधान संविधान में दिया, क्या उस संविधान के प्रावधानों को मानते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में शायरा बानो जी गई और भी लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सरकार से भी पक्ष मांगा, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से भी पक्ष मांगा। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रिपल तलाक के विषय में 3 बड़ी बातें कही कि क्यों ट्रिपल तलाक होना चाहिए। मैं वो पेज खोला हुआ हूं जिसमें उन्होंने खुद अपने एफिडेविट में कहा है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड में आप दिखा सकती हैं, कि इट इज़ अनडिजायरेबल, ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, मगर फिर भी वो बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि एक तो महिलाओं की जो डिसीजन मेकिंग, मैं एग्जैक्ट शब्द कहूंगा कि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ वुमेन इज लेस, सोचने की शक्ति महिला में कम होती है, इसलिए पुरुष तलाक दे सकता है, महिला नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए, अगर अनबन हो जाता है पति पत्नी में, पति किसी दिन गुस्सा जाएगा और पत्नी का कत्ल कर देगा या जिंदा जला देगा, उससे अच्छा है कि उसको 3 बार तलाक 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 कह के घर से निकाल दे, कम से कम जान तो बच जाती है। तीसरा उन्होंने कहा कि अगर पति को गुस्सा आ जाएगा, और इतना लंबा ये प्रक्रिया है कोर्ट में कि कहीं ऐसा ना हो कि पति किसी दिन कोर्ट में खड़े होकर कहे कि मेरी पत्नी का कैरेक्टर खराब है, वो चरित्रहीन है, तो आगे उस पत्नी की, उस लड़की की शादी कहीं और हो नहीं पाएगी। तो इससे अच्छा है कॉम्प्रोमाइज कि ये अनडिजायरेबल है, मगर पत्नी तलाक सुन के घर से चली जाए। ये सोच है। मौलाना साजिद रशीदी जी, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ हैं और आप लोग इसमें राजनीति देख रहे हैं। देखिए, राजनीति तो पूरी दुनिया को दिख रहा है। प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं कि भाई इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे को इतना ज़्यादा
मीडियलाइज कर दिया गया है, इतना ज़्यादा इसको उठाया गया है, राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। वो मुस्लिम महिलाएं जो आपके समाज से अपनी चौखट से बाहर निकलकर देश के सर्वोच्च न्यायालय के पास गई हैं, वो राजनीति कर रही हैं? नहीं, देखिए ये वही लेकर गई है ना ये पिटिशन। मैं बता दूं, ये उनका अधिकार है और महिलाएं आज कोर्ट नहीं गई हैं, महिलाएं बहुत पहले से कोर्ट में हैं अपनी इन बातों को लेकर। तलाक मुद्दा आज का नहीं है, तलाक सदियों से चला आ रहा है और जब भी महिलाओं को कोई उत्पीड़न करता है तो वो कोर्ट में जाती हैं, ये कोई आज नई बात नहीं है। विफलता तो है आपकी, मैं इस पर आगे आऊंगी। मैं बता दूं आपको, ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड से हमारे साथ सदस्य मौलाना अरशद कासमी साहब हैं। कासमी साहब, क्या वजह है कि 3 तलाक आप लोगों के दिल के इतना करीब है? देखिए, दिन तलाक चूँकि वो एक इस्लामी कानून है और इस्लाम का हर कानून हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो दिल के करीब रहेगा ही। मैं तो सिर्फ संबित पात्रा जी की एक बातों का जवाब दूंगा जो उन्होंने कहा। उन्होंने हमारे एफिडेविट पर और जो हल्फनामा उस पर तबसरा करते हुए कहा कि जला देने और नामाकल, यानी एक झूठ को इतना बार बार बोलो कि दुनिया उसको सच नहीं। ये तो आपके एफिडेविट में है, आपने कहा है, वो पेश कर रहे हैं। वहाँ पर जो कहा गया है उसमें यह कहा गया है कि चूंकि हमारा जो रेशियो है जलाने का सिर्फ इसकी वजह से, क्या कहते हैं, जहेज की वजह से 2011 का रेशियो उठा के देखिए, सिर्फ दिल्ली के अंदर जो 900 महिलाओं को जहेज। घुमाइए मौलाना साहब, ये बताइए, आप लोगों ने ये नहीं कहा एफिडेविट में कि महिलाओं की सोचने की शक्ति से ज्यादा पुरुषों के फैसला लेने की शक्ति होती है? सुन लीजिए, चूंकि दोनों के दरमियान जब सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और कोर्ट में मामला इतना लंबा खिंच जाता है कि कभी कभी जो है वहाँ पर ऐसा नहीं, एक दो नहीं, हज़ारों ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें जला दिया गया है महिला को। उसकी दलील दी गई है कि ये जो सेपरेशन के वाक़यात 10 साल, 5 साल, 15 साल खिंचते रहते हैं। आप मौलाना साहब मुझे सिर्फ एक बताइए कि जो आपने जो कहा, एक बार के लिए हम मान लेते हैं सही है, तो क्या तलाक़ एहसन सही तरीका नहीं होगा तलाक देने का? तलाक़ बिदा क्यों सही है? किसने कहा तलाक बिदा सही? फिर क्यों हो रहा है? इसी के खिलाफ तो मुस्लिम महिलाएं गई हैं। बना दिया है। आप लोग इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ बोल बोल के एक इशू बना दिया। मौलाना अरशद कासमी साहब, जिस झूठ की बात मौलाना साहब यहाँ कर रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नमकीन का पैकेट अगर अपने परिवार वालों को दे दिया तो तलाक, दहेज में गाड़ी नहीं मिली तो शादी के 2 घंटे बाद तलाक, इस तरह से तलाक 3 तलाक दिया जा रहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो इसका दंश झेल रही हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनकी जिंदगी खराब हो गई है। हमारे साथ यहाँ पर शायरा बानो मौजूद हैं। शायरा बानो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कल जो इनकी पिटिशन है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और कई याचिकाओं के साथ। शायरा बानो जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों के लिए और इस देश के लिए आपकी पृष्ठभूमि और 3 तलाक का वो दर्द जिसके लिए आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। मैं 3 तलाक के विरोध में लड़ाई लड़ रही हूँ और जो हमारे समाज में 3 तलाक जो प्रथा है, जो महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है और जो दर्द झेल रही हैं मुस्लिम महिलाएं, उसके खिलाफ मैं लड़ रही हूँ। और इस जो 3 तलाक प्रथा है उसको धर्म से और राजनीति से ना जोड़ें, ये एक सामाजिक मुद्दा है। मेरे पति ने मेरे साथ एबॉर्शन कराए, उसने आजन्मे बच्चों की हत्या की, वो एक क्रिमिनल है। बताइए, ये एक समाज से संबंधित है, ये धर्म से कहाँ संबंधित है? इसलिए 3 तलाक का सहारा लेके लोग क्राइम कर रहे हैं। इसके लिए कानून होना चाहिए और मैं इसीलिए मैं इधर उधर गई, मुझे कहीं न्याय नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा मैंने खटखटाया और मुझे उम्मीद है इस समाज से और अपने देश के कानून से और सुप्रीम कोर्ट से कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। मैं अपने बच्चों से 2 साल से नहीं मिली हूँ, उनका भविष्य क्या होगा ये आप मतलब सोचिए कि उन बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है। और ये एक समाज से संबंधित चीज़ है, इसे राजनीति से ना जोड़ें। मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा 2 साल से। मौलाना साजिद रशीदी जी, बोलना चाहेंगे आप इस पर? इसको राजनीति से ना जोड़ें, 2 साल से अपने बच्चों को नहीं देखा और आप लोग धर्म गुरु हैं इसी समाज के, जहां पर शायरा बानो जैसी हिम्मती महिलाएं आपसे कुछ ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। देखिए, मैं भी कहना चाहता हूं संबित पात्रा जी से कि इसको राजनीति में मत। शायरा बानो जी से कहिए ना, वो कह रही है राजनीति से मत जोड़िए।
आप अपने समाज की उन महिला से नहीं कहेंगे जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है? एक शब्द नहीं है आपके पास उन्हें कहने के लिए? मुझे सुनिए, जब से बीजेपी हुकूमत आई है, 3 तलाक का मुद्दा जब से उठा है, तलाक तो कांग्रेस के दौर में भी थी, तलाक तो जनता दल के दौर में भी थी, बीजेपी ने इसको उचक लिया, बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया राजनीति का। मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि राजनीति ना करें। आपके पास एक शब्द नहीं है शायरा बानो के लिए, ये दिखाता है कि आप राजनीति की बात आप कर रहे हैं सर। मैम, एक शब्द नहीं है शायरा बानो के लिए मौलाना साहब के पास कहने के लिए। मैं उनसे लगातार पूछ रही हूँ, वो कह रही हैं राजनीति से मत जोड़िए। मेरे इंसाफ का क्या, मैंने 2 सालों से अपने बच्चों को नहीं देखा। मौलाना साहब एक शब्द उनके लिए नहीं कह रहे। यही तो अफसोस की बात है कि ये पूरा का पूरा मसला राजनीतिकरण ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, बल्कि ये जितने भी सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं ये भी कर रहे हैं। इनको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा बनाकर राजनीति हो रही है। अरे मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है तब तो राजनीति हो रही है। अगर हो भी रही है तो सवाल ये उठता है उस मुद्दे का हल ये क्या ढूंढ रहे हैं? आप उस मुद्दे का हल क्या बता रहे हैं? मैं कब राजनीति कर रहा हूं? आप सिर्फ आलिमों को बदनाम करने के लिए बैठी हैं यहाँ। मेरा क्या दोष है इसमें? शायरा बानो जी, आप क्या किसी को बदनाम कर रही हैं या आप अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं? मौलाना साहब जरा सुन लीजिए, आपको इन्हें सुनने की जरूरत है। नहीं सर, मैं अपना इंसाफ मांग रही हूँ। अरे शायरा जी आपको बता रही हैं, मैं मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, इसलिए मैं इंसाफ मांग रही हूँ। कानून बनाना चाहती हूँ, कानून बनना चाहिए। तो आप और हम सब लोगों को मिलकर कानून बनाना चाहिए। आपको राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। शायरा बानो अकेली ऐसी महिला नहीं है जो ट्रिपल तलाक के जहर को लड़ रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर 2 सगी बहनें हैं, 2 सगी बहनें मेहराना और इमराना। और ये 2 सगी बहनें जिनकी शादी 2 सगे भाइयों से हुई। बहुत उम्मीदें जैसे कि शादी के बाद हर औरत को होती हैं अपनी ज़िंदगी से इनकी रही, लेकिन इनकी उन उम्मीदों पर इनके ही शौहरों ने पानी फेर दिया। मेरे साथ यहाँ पर मेहराना है, आप से मैं जानना चाहूँगी अपने बारे में कुछ बताइए। और ये लड़ाई आप जो लड़ रही हैं, कहा जा रहा है ये राजनीति हो रही है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं क्या? जी नहीं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं, जो औरतों का हक है। हमें कोई राजनीति नहीं खेलनी जी, हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ अपना हक चाहिए, न्याय चाहिए। अपना दर्द बताइए हमें, 3 तलाक का दर्द। जी, हमारी शादी 7 साल पहले हुई थी, बड़ौत के रहने वाले दानिश से, दोनों बहनों की हुई थी। और वो लोग शादी के बाद हमसे दहेज की मांग करने लगे, लगातार दहेज की मांग करते रहे। उनके लड़के सऊदी अरब में रहते हैं और अगर हमारे घर वालों से उनकी दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उन लोगों ने हमें सऊदी अरब हमारे साथ मारपीट करी और हमें जबरन घर भेज दिया। हमारे ऊपर हमारी इज्जत पर भी हाथ डलवाया, हमें दहेज के लिए मारपीट करते रहे, अत्याचार करते रहे और हमें अपने घर भगा दिया और उन लोगों ने सऊदी अरब से हमें तलाक दे दिया। और इमराना हमारे साथ हैं, आपका दर्द भी ऐसा है, 2 सगे भाइयों से आप दोनों की शादी हुई, आपके साथ क्या हुआ था इमराना? मेरे साथ यही हुआ, जब से शादी हुई थी 2010 में, दहेज कम मिलने पर उनको ना खुश थे वे, इसलिए लड़ाई लड़ते रहे, उत्पीड़न करते रहे हमेशा। ये लड़ाई चलती रही 1.5 साल तक। 1.5 साल के बाद वो चले गए, जब ही सऊदी अरब चले गए, फिर उन्होंने हम पे मारपीट करनी शुरू कर दी, खर्चा पानी से भी हमें तंग कर दिया और मारपीट करने लगे और यहाँ तक कि हमारी इज्जत पे हाथ डलवा दिया, हमारे ही सगे नंदोई से और हमारे मोलसरे से, ताकि यहाँ से निकल जाएं। जब हम निकल नहीं रहे थे तो हमारी इज्जत पे हाथ डलवाया, हमें जाने पे मजबूर कर दिया, खर्चे पानी से हमें तंग कर दिया। और 2 साल तक हमने इंतज़ार करा। 2 साल में सऊदी अरब से फ़ोन आया, उन्होंने हमें 3 तलाक दे दिया और शादी कर लिए 6 महीने से। एक बेटा है मेरा 6 साल का। फ़ोन पर तलाक हुआ? जी, सऊदी अरब से हमें फ़ोन पे तलाक दे दिया और मेरी बहन को फैक्स भेज दिया। फैक्स और फ़ोन से तलाक। मौलाना साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आप हैं, कोई जवाब है इनके लिए आपके पास या आप बीजेपी का ही नाम लेंगे? सबसे पहले आप भी थोड़ा सा सीरियसली इसको सोचिए कि दोनों का मैटर जो है ना डायरेक्टली जहेज से जुड़ा हुआ है, डोरी से जुड़ा हुआ है और डोरी का एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें मौलवी और मौलाना मुस्लिम पर्सनल लॉ कहाँ से आ गया? 3 तलाक के लिए क्या होगा? फैक्स और फ़ोन से 3 तलाक देता है कोई? वजह सर, जानवर से भी ज्यादा खराब दहेज, कोई भी वजह हो, एक सांस में 3 तलाक फोन और फैक्स से। क्या उसी शौहर आप जायज मानते हैं फोन फैक्स से 3 तलाक? क्या उसी शौहर के साथ ये रहना पसंद करेगी जो दिन रात जहेज की वजह से इनको टॉर्चर कर रहा हो? तो उनकी डिग्निटी है या नहीं है? 3 तलाक आप फोन फैक्स से दे देंगे?
देखिए आप बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे, आपके मुंह से इतनी सी भी जुबान नहीं निकल रही कि जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ और जो असंवैधानिक है। देखिए मैं इसमें कोई इमोशनल बात नहीं करना चाहती, क्या ये असंवैधानिक है कि नहीं, क्या ये मानव अधिकारों का हरण नहीं है, इनके मानव अधिकार कहाँ गए? रेखा जी, आप तो वकील हैं, जरा समझाइए हमको कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, क्या वो राइट टू डिग्निटी से भी बड़ा हो गया? देखिए हमारा संविधान जो है हर धर्म के ऊपर है, चाहे एक मिनट चले मुझे सर आपके पास माइक नहीं है सर, उन्हें सुन लीजिए। हमारा संविधान कहता है कि हर धर्म के ऊपर संविधान है, हमारा संविधान आपको अपना धर्म फॉलो करने की इजाजत देता है, पर अगर हम भारत के नागरिक हैं, चाहे हम हिंदू हो चाहे मुसलमान हैं, हमें अपने संविधान को मानना पड़ेगा। आपको जो धर्म का अपना फॉलो करने का अधिकार मिला हुआ है, उसके साथ साथ इक्वालिटी आर्टिकल 14 कहता है कि चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान मर्द, एक मिनट बोलने दीजिए मुझे, आपको अपना समय मिलेगा, चाहे आप हिंदू आदमी हैं चाहे आप मुसलमान महिला हैं, हर मर्द और हर महिला को चाहे वो किसी भी धर्म की है उनको समानता, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, पूरा कीजिए मैम, माइक आपके पास है। आपको समानता, आपको अपना आर्टिकल 14 कहती है कि हर औरत और मर्द को समान बिहेवियर मिलेगा, और आर्टिकल 21 कहता है कि हर पुरुष और हर महिला को इज्जत के साथ सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। तो आपका जो धर्म फॉलो करने का अधिकार है, अगर वो इन दोनों आर्टिकल्स से क्लैश करता है तो संविधान जो है वो ऊपर माना जाएगा, आपके धर्म को नीचा होना पड़ेगा, आपका धर्म उसको ओवरराइड नहीं। मेरा एक सवाल है, इनके शोहरों को आपने क्यों नहीं बुलाया, उनसे भी तो पूछिए। अरे सर ये बताइए, आप फोन और फैक्स पर क्या तलाक दिया जा सकता है? सर व्हाट्सएप पे तलाक दिया जा सकता है? अरे सर फोन और फैक्स पे तलाक कौन देता है? आप महिलाओं को क्यों नहीं देते यहाँ कि वो भी 3 तलाक ऐसे ही दें? धार्मिक स्वतंत्रता में वही ओहदा महिला को क्यों नहीं? मेरे साथ यहाँ पर समीना बेगम मौजूद है, आप भी 3 तलाक की पीड़ित हैं। ये बताइए लेटर में मतलब तलाक देना कहाँ का धर्म है, कहाँ का, कौन सा इस्लाम बताता है बताइए? और मेरा फोन पे 3 तलाक देना ये मजहब कहता है? ना ये मजहब कहता है, मुझे बताइए, मुझे डिटेल में दीजिए, कलाम पाक में कहाँ लिखा मुझे बताइए। जवाब सुनिए, मुसलमानों में तो खैर इतना भी होता है कि जो कम्युनिकेशन के ऑथेंटिक तरीके हैं वो तरीके इख्तियार किए जाते हैं। व्हाट्सएप ऑथेंटिक तरीका है, स्पीड पोस्ट 3 तलाक का तरीका है। अच्छा सर आप गलत जानकारी मत फैलाइए। ये सबूत दे मुझे, कलाम पाक में कहाँ लिखा है कि फोन पे तलाक जायज है? ये इनका अपना प्रोपगंडा है, अपनी किताबें इन्होंने निकाली हैं, उसके जरिए दुकानें चल रही हैं, इन लोगों की धंधा बना रखा, एक नंबर के जाहिल। और मैं आज में इनके एजुकेशन के बारे में पोल खोलूंगी। सुनिए बहुत बोलते हैं, संयम से खामोश हो, संयम से बोलिए। अच्छा एक मिनट आप लोग आराम से, एक मिनट मौलाना साहब, आप लोग 1 मिनट, मौलाना साहब माइक नहीं है किसी के पास, माइक मेरे पास है, 1 मिनट मौलाना साहब बैठिए, मौलाना साहब बैठिए, आप मौलाना साहब माइक नहीं है उनके पास, ना आपके पास है ना उनके पास, सिर्फ मेरी आवाज जा रही है, मौलाना साहब बैठिए, मौलाना साहब आप बैठिए, सिर्फ मेरी आवाज जा रही है। 1 मिनट, मैं एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठाना चाहती हूँ। मौलाना साहब 1 मिनट, मैं 1 मिनट, एक सर सब बोल रहे हैं, आपसे भी आ रही हूँ। मेरा आपसे सीधा सवाल है, ये बताइए संविधान में, 1 मिनट, संविधान में पर्सनल लॉ बड़ा है या फिर संविधान सर्वोपरि है? अगर संविधान सुप्रीम है तो पर्सनल लॉ से चलेगा क्या? मैं ये बता रहा हूँ, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है ये संविधान के अंतर्गत है और शरिया एक्ट 1937 का बना हुआ है। ये 3 तलाक जो दी जाती है ये जो है शरई एतबार से, संवैधानिक एतबार से आपराधिक कार्य है। इसको रोकने के लिए जो है एक सीटिंग में जो 3 तलाक देते हैं ये आपराधिक कार्य है और इसको रोकना जो है सरकार और प्रशासन की जो है जिम्मेदारी है। इसके लिए कानून बनना चाहिए कि जो आदमी जो है बिना सही कारण के 3 तलाक दे रहा है वो मुजरिम है, अपराधी है वो। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसका स्वागत करते हैं, वो होनी चाहिए, 3 तलाक में बदलाव होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, जेल में डालो या जो है उसके जो सामाजिक बायकाट होना चाहिए, समाज के लोग करेंगे, या वित्त जो है वो दंड देना चाहिए। पॉलीगामी और हलाला पे आपका क्या ख्याल है? पॉलीगामी और हलाला बकवास है बिल्कुल, उसका नाम दूसरी शादी है, वो पूरी तरह जो है वो। 1 मिनट, एक करके संविधान जो है। अच्छा मैं बता दूं, हमारे साथ वकील हैं चंद्रा राजन जी, वकील हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रा राजन जी ये बताइए, निंदा हो रही है, मौलाना कुछ कह रहे हैं कि आपने शोहरों को क्यों नहीं बुलाया, शायरा बानो ने अपना दर्द सुनाया,
मौलाना साहब ने एक शब्द उनके लिए नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा आप महिलाओं को ही क्यों बिठाते हैं, शोहरों को क्यों नहीं बिठाते। मेरा सीधा सवाल था, एक मिनट मौलाना साहब, इतना बुरा हाल तो किसी जानवर के साथ भी नहीं होता। घर में किसी जानवर को भी हम पालते हैं तो वो भी अगर तकलीफ में होता है तो उसकी हम सेवा करते हैं। औरतें क्या निजी प्रॉपर्टी हो गई है, इतना दोयम दर्जे की हो गई है कि आप फोन पर, व्हाट्सएप पर या नमकीन का पैकेट देने पर उन्हें तलाक दे देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। औरतों को बहुत ही घटिया दर्जा दिया गया है, उनके किसी भी हक की रक्षा नहीं की गई है और यही प्रिसाइज रीज़न है जिसकी वजह से हमने यहाँ पे औरतों को बुलाया है। मर्दों के किसी भी हक को मारा नहीं गया है। रादर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये वाली किताब बनाई है, इसका नाम है मजमू कवानीन इस्लामी, इसके बेस पे वो आज मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जो भी कानून लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं। ये नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा नहीं कि इसको मानना फर्ज है, कुरान हमारे लिए कानून है, हदीस हमारे लिए कानून है। नहीं बिल्कुल नहीं। जो दारुल कज़ाएं चल रही हैं, जो दारुल कज़ाएं एक एनजीओ है, ये एक एनजीओ है। ठीक है, एक मिनट देखिए, आप लोगों के पास माइक नहीं है, आप लोगों की आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी, आप आपस में मत करिए चर्चा। जी नेहा, असली जो मसला है वो ये है कि जो इस्लाम है, इस्लाम में औरतों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। मौलाना साहब आपसे मुखातिब है, वो सुन लीजिए। मौलाना साहब चर्चा इधर हो रही है। देखिए, फाइनली मौलाना हामिद साहब ने कहा कि ये गलत है और यही मुसलमान औरतें कह रही हैं कि 3 तलाक एक सिटिंग में गलत है। तलाक एहसन जिसमें बाकायदा कंसिलिएशन का टाइम होता है 3 महीने का, उसको कोई मुसलमान औरत गलत नहीं कह रही है, वो कुरान में है, हम उसके फेवर में हैं। मगर ट्रिपल तलाक 1 सिटिंग में खत्म होनी चाहिए, बस हम सब यही। बस उसके साथ राजनीति मत जोड़िए ना, यूसुफ अंसारी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। ये मौलाना साहब बोल रहे हैं जो हमारे साथ हैं, ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में गलत है, पर इस पर राजनीति भी हो रही है। वो कह रहे हैं, कौन कर रहा है राजनीति तो राजनीतिक दल कर रहे हैं, उन्हें राजनीति इस पर नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि 3 तलाक एक सिटिंग में, तमाम मौलाना इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो गलत है, नहीं होनी चाहिए। तो हमारा कहना है कि वो आगे बढ़। मौलाना साहब चर्चा इधर हो रही है, सुन लीजिए कि ये गलत। एक मिनट, आप लोग आपस में बात मत कीजिए, बड़ा गंभीर मुद्दा है। जैसे आपकी राय अहम है, उनकी भी राय अहम है। यूसुफ अंसारी साहब को सुन लीजिए आप, तभी तो जवाब दे पाएंगे। मैं आपके पास कैसे आऊंगी अगर आप उनकी बात ही नहीं सुनेंगे तो। सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस देश में शादी के कानून बने हुए हैं। हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, ईसाइयों के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, पारसियों के लिए पर्सन मैरिज एक्ट है। और हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके साथ साथ हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, ये 4 कम्युनिटी उससे गवर्न होती हैं। सिर्फ मुसलमानों का मैरिज एक्ट नहीं है। मुसलमानों का शादी से रिलेटेड सिर्फ एक कानून है, वो है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। मेरा सवाल ये है कि जब मुस्लिम मैरिज एक्ट ही नहीं है तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट कहाँ से आया, क्यों आया? और वो भी आधा अधूरा कानून है। उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि एक महिला अपने शौहर से किन आधार पे तलाक ले सकती है। तो भाई पहले मैरिज एक्ट तो बनाइए। दूसरी बात, ये भी कानून में तय हो कि एक शौहर को तलाक देने का क्या ब्लैंकेट राइट है या उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए। कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि बगैर किसी वजह के तलाक नहीं हो सकती, पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। तो हमारा कहना ये है कि जब कुरान ने एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट बना दिया है तो आप उसे मानिए। दूसरी बात, ठीक है संबित पात्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर पाकिस्तान समेत 22 इस्लामिक देश ट्रिपल तलाक को बैन कर सकते हैं तो भारत जैसा धर्मनिरपेक्ष देश क्या सोच रहा है, हमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, ये बहुत जायज़ पॉइंट है और सरकार ने यही अपने एफिडेविट में लिख के दिया है। पाकिस्तान में भी बताइए आर्बिट्रेशन है, जबकि हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ संभव नहीं हो सकता है। मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ के, जितने मौलाना मौलवी हम सब बैठे हैं। देखिए हमारे बीच में 6-7 हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हम यहाँ पे नेशनल टीवी में भी उनको सुन नहीं सकते हैं, यहाँ भी उनसे झगड़ा कर रहे हैं। तो आप सोचिए हम कितना मुश्किल होता होगा। प्लीज़ सबको सुन लीजिए। आ रही हूँ मौलाना साहब, तुरंत आती हूँ आपके पास। और दूसरी बात में कुछ पॉइंट्स रखूंगा। देखिए अभी एक चिट्ठी ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने दोबारा लिखा कि ये हमारा विषय है, हम पे छोड़ दीजिए। नंबर 1, उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, मौलाना मोहम्मद वली रहमानी, उनका कहना है कि अगर शादी का इन्विटेशन व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं वो जायज़ है, तो ट्रिपल तलाक भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, वो जायज़ है। दूसरा, उन्होंने कहा जो हम पनिशमेंट देंगे वो हम पे छोड़िए, हम सामाजिक बहिष्कार, सोशल बॉयकॉट करेंगे। आप बोलिए, हिंदुस्तान के आइन में कोई बलात्कार करेगा, हम बोलेंगे सोशल बॉयकॉट करेंगे जी इनको। आप, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। मेरे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य क्योंकि मौजूद है। मौलाना साहब, शादी का कार्ड अगर व्हाट्सएप पे भेजते हैं तो ट्रिपल तलाक भी व्हाट्सएप पर, बस यही कीमत है शादी के रिश्ते की। शादी के
रिश्ते की उससे भी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी कीमत है। जिस जेंडर इक्वलिटी की ये बात करते हैं उसके ज़रिए से ये क्या कहना चाहते हैं? शादी के वक्त क्या होता है कि सारी जिम्मेदारी मर्द के ऊपर होती है, उसका खाना खर्चा निकास के वक्त जो है रिहाइश से लेकर इलाज से लेकर के सब कुछ मर्द के ऊपर होता है। जेंडर इक्वलिटी के नाम पर ये क्या चाहते हैं कि मर्द के ऊपर से सारी जिम्मेदारी खत्म करके औरत के ऊपर डाल दी जाए? नहीं वो नहीं वो ये कह रहे हैं, नहीं वो ये कह रहे हैं व्हाट्सएप पे 3 तलाक का क्या मतलब है? सर आप घुमा क्यों रहे बात को? गलत बात है ये, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। किस समाज में क्या होता है देखिए नेहा, जो मौलवी वली रहमानी साहब, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, जो बात मौलवी वली रहमानी साहब ने कही है कि साहब अगर शादी के पोस्ट कार्ड पे इनविटेशन कबूल है, व्हाट्सएप पे इनविटेशन कबूल है तो तलाकनामा भी कबूल होना चाहिए। इससे वाहियात बात नहीं हो सकती। मुझे शर्म आती है कि एक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के इतने बड़े आलिम ऐसी बात करें। तलाकनामे और दावतनामे में मुकदमा तो आप पर नहीं होना चाहिए ऐसी चीजों के लिए, हाँ ऐसी चीजों के लिए कि व्हाट्सएप पे ट्रिपल तलाक दे दें क्योंकि आप शादी की शहनाई भी व्हाट्सएप पे बजाते हैं। गजब है। राजीव त्यागी मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। राजीव जी आप भी कहेंगे इस पर राजनीति हो रही है? देखिए, राजनीति जो कर रहे हैं वो कर रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है, शीशे की तरह साफ है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी, हमें धन्यवाद देना चाहिए पंडित नेहरू का और अंबेडकर साहब का, जो हिंदू कोड बिल 1955 में लेकर आए, जिसके हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार भी मिला और बराबरी का अधिकार मिला। ठीक उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। और शायरा बानो जो लड़ रही हैं निश्चित रूप से एक अच्छी लड़ाई लड़ रही हैं। शाह बानो याद आती हैं आपको जब शायरा बानो की बात करते हैं? मैं उस पर भी स्पष्टीकरण दे दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, ट्रिपल तलाक सिंगल सिटिंग निश्चित रूप से एक अमानवीय कृत्य है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान से लेकर के जितने भी और मुल्क है जहां पे मुस्लिमों की आबादी है, पाकिस्तान जैसे देश में बैन है, बांग्लादेश जैसे देश में बैन है, तो इस पे मुस्लिम जो लोग बात विरोध कर रहे हैं उनको प्रोग्रेसिव होना चाहिए। कांग्रेस तो आप लोग क्यों नहीं है प्रोग्रेसिव? 22 मुल्कों में जो बैन है वो 3 तलाक बैन नहीं है, सिंगल सिटिंग में 3 तलाक देना मना किया गया। अरे तो यही तो हो रहा है हमारे देश में, सिंगल सिटिंग में हो रहा है। मैं चैलेंज करता हूं संबित पात्रा को। शायरा बानो जी मुझे जरा बताइए, क्या तलाक जिस तरह से कुरान में कह रखा है वैसे दिया जाता है या 3 तलाक बस 3 तलाक कह के दिया जाता है? जरा बताइए मौलाना साहब को। बस तलाक दे दी जाती है, तलाक 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 कह दी जाती है और स्पीड पोस्ट से दे दी जाती है, कुरान के अनुसार नहीं दी जाती है। इसको समझिए मौलाना साहब, कुरान में जो तस्वीर तलाक को लेकर के दी हुई है वो होता नहीं है। व्हाट्सएप पर, फोन पर, ईमेल पर, स्पीड पोस्ट पर, और जो यहाँ धार्मिक गुरु मुस्लिम समाज के हैं वो कहते हैं आप हमें क्यों बदनाम कर रहे हैं? अगर उनसे निराशा मिली है तभी तो ये महिलाएं जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए कोर्ट पहुंची है। समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ हैं। घनश्याम तिवारी जी, भारत जैसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र 3 तलाक जैसी कुरीति को मिटाने में डर क्यों रहा है? आप मुझे ये बताइए नेहा जी कि ये राष्ट्रीय मुद्दा क्यों है, और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, वाकई जानना चाहता हूँ कि हमारा कौन सा आंकड़ा कहता है कि राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए? ये अन्याय का मुद्दा है। और ये बताइए कौन से धर्म में अन्याय के खिलाफ धर्मगुरु खड़े हुए थे? अन्याय के खिलाफ जनता खड़ी होती है और फिर धर्म में परिवर्तन आता है। तो आप जब धर्म गुरुओं के, शायरा बानो और इन जैसी कई महिलाओं का मुद्दा आपको लगता है कि राष्ट्र मतलब इंसान की डिग्निटी, उसका सम्मान, जीने का अधिकार अगर आपको है घनश्याम जी, अगर मुझे है, तो इन महिलाओं को क्यों नहीं है? आप नेता होकर, मैं मीडिया से होकर इनकी आवाज क्यों ना उठाएं? इसमें क्या गलत है? आवाज उठाइए, लेकिन ये भी बताइए कि इस देश में 1 करोड़ 20 लाख चाइल्ड मैरिजेज होते हैं, जिसमें 85% चाइल्ड मैरिजेज हिंदुओं में होते हैं, 65% चाइल्ड मैरिजेज गर्ल्स में होते हैं। इसकी तुलना में ये किस तरीके से आप हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं इसको? मैं बता रहा हूँ, मैं आंकड़े दे रहा हूँ, ये सेंसस का आंकड़ा है। दूसरी बात, अगर आप न्याय अन्याय का मुद्दा उठाते हैं तो वो मुद्दा उठाइए जो देश के न्याय अन्याय के को मिरर दिखाता है। और ये मुस्लिम महिलाएं इस दायरे से बाहर आती हैं। शायरा बानो जी, आपने घनश्याम बिल्किस देखिए, बिल्किस बानो का मुद्दा अलग है, हमें उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। बिल्किस बानो ने जिस मुस्तैदी के साथ तमाम हुकूमत के खिलाफ होने के बावजूद उसने अपना केस लड़ा और उसने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मैं अपने एक मिनट रुकिए, आप बोल चुके बात। मुद्दे को घुमा क्यों रहे हैं? हम ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, ये महिला वो महिला, हम क्यों कर रहे हैं इस तरह से? हम डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं मुद्दे को? जब महिलाओं के हक की बात होती है, मुद्दे को इसी तरह घुमा फिरा करके उसे डाइवर्ट किया जाता है। बिल्किस बानो का मुद्दा हाईकोर्ट में उसके कातिल, उनके साथ जिन लोगों ने अपराध किया था उनको सजा हुई है। हाँ, अरे भाई आप घनश्याम जी, ट्रिपल तलाक पर एक शब्द कह दीजिए सर, एक शब्द कह दीजिए। सामने पीड़ित हैं, आपके मुंह से तब भी एक शब्द नहीं निकल रहा और आप लोग राजनीति की बात करते हैं। ये मुद्दा
ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है और ना ही ये मुद्दा जो है रिलीजियस है, पर उनकी नजर में राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, प्योरली सामाजिक मुद्दा है। और इस पे सबसे पहले हम इधर उधर जो घूम रहे हैं उसको छोड़ करके अगर हम मुद्दे की जड़ पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि 1937 में शरिया एप्लीकेशन एक्ट आया था। शरिया एप्लीकेशन एक्ट में ये तो कहा गया कि मुसलमानों पे शरिया लॉ लागू होगा, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो शरिया है क्या। शरिया क्या होता है? शरिया जो है उसके अंदर कुरान, हदीस और सुन्नत है, फिका है, ये चीज़ें आती हैं। लेकिन उसमें शरिया एप्लीकेशन एक्ट में ये चीज़ें न डिफाइन की गई है और न ही हमें बताया गया कि शरिया क्या राजनीति इसे तय करेगी। क्या प्रधानमंत्री अमित शाह जी इस पे बयानबाजी करते हैं? जो राष्ट्रीय मुद्दा है कि हमारे देश में 1 करोड़ चाइल्ड मैरिजेस होते हैं, उस पे नहीं बोलते हैं। क्यों ये राष्ट्रीय मुद्दा है? आप आंकड़े बताइए, राष्ट्रीय मुद्दा क्यों है? सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी सुनवाई कर रहा है तो इसमें क्या राजनीति? इस देश में सुधार जनता चाहती तब होते हैं। क्या हिंदू मैरिज एक्ट के लिए कोई उस टाइम राजी था? मेरा सवाल ये है कि जब देखिए, हिंदू कोड बिल के लिए क्या विरोध नहीं हुआ था? 1956 तक कई शादियां करने का अधिकार हिंदुओं को था। हाँ, तो विरोध हुआ था, बावजूद उसके हुआ ना सर, उससे तो सीखे। एक्ट्स का मैं जिक्र करना चाहूंगा। हिंदू कोड बिल जो 1955 में पंडित नेहरू और अंबेडकर साहब लेकर के आए, उसका विरोध जनसंघ ने और आरएसएस ने पुरजोर तरीके से किया और उस टाइम अंबेडकर साहब के पुतले फूंकने का काम किया, लेकिन सरकार ने फिर भी लागू किया। और शारदा एक्ट का मतलब था कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जो होते थे, उसका भी विरोध संघ ने किया और जनसंघ ने किया। तो सुधार हुए मौलाना साहब। मेरा एक सवाल मैम आपसे, अगर हिंदू समाज में बाल विवाह और सती प्रथा को हम खत्म कर सकते हैं तो मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक को खत्म करने में इतना विरोध क्यों? सुधार के खिलाफ इतना विरोध क्यों? यही बात जो है मुझे समझ नहीं आती कि जब है ना हिंदू धर्म के अंदर बाल विवाह, जिसको शारदा एक्ट के बारे में भी राजीव जी बात कर रहे थे, सती प्रथा जो थी, दोनों चीज़ों के ऊपर संविधान ने एक मिनट प्लीज, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। संविधान ने, क्योंकि मौलाना साहब राजनीति मत करिए सर। मौलाना साहब, कम से कम वो जो आंसू है ना, आज जो भी मुस्लिम महिलाएं आपको टीवी पर देख रही होंगी, आपके आंसू की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन आपके आंसुओं की बात नहीं कर रही। आपका दिल पत्थर का हो गया है, आप शोहरों पर बहाएंगे, इसीलिए मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंची है। आप लोगों से इंसाफ नहीं मिला उनको। एक मिनट मुझे बोल सर, एक मिनट थोड़ा तो सर, एक मिनट सर, ये देखिए, ये सारे, एक मिनट सर, ये हाई कोर्ट के आंकड़े हैं। आप चैलेंज किसी को भी कीजिए, मद्रास हाई कोर्ट से लेकर केरल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी ट्रिपल तलाक को खारिज कर चुके हैं। ये जो पेट्रियार्कल मानसिकता, इसे अपने पास रखिए, ठीक है? एक मिनट देखिए, हमारा संविधान जो है, सबसे बड़ा जो एक इम्पोर्टेंट राइट हर भारत के नागरिक को मिला है कि जब तक उसकी सुनवाई नहीं होती उसको सजा नहीं मिल सकती। और हमारा संविधान यहाँ तक कहता है कि भले 99 दोषी जो हैं वो छूट जाए, पर एक मासूम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए अगर कोई भी महिला, अरे उसको मौका दीजिए। ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे ये है, हाजिक खान साहब, आप बहुत देर से सब कुछ सुन रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, इस देश में जीने का अधिकार मुस्लिम महिलाओं को सम्मान के साथ है या नहीं है? और अगर है तो उस सम्मान का अधिकार देने में अल्लाह नाराज कैसे हो सकता है? नेहा जी, हिंदुस्तान के संविधान से बड़ा संविधान कुदरत का संविधान है। उसने सबसे ज़्यादा औरत को अगर कई दी है हिफाजत, तो इस्लाम ने दी है, कुरान ने दी है। तलाक होना सबसे नापसंदीदा अमल है अल्लाह की निगाह में, सबसे नापसंदीदा। अल्लाह कह रहे हैं मेरा हुक्म है, लेकिन सबसे नापसंदीदा। लेकिन दो मियाँ बीवी के बीच में अगर बात नहीं बन रही और उनके बीच में इख्तिलाफ है, आज इख्तिलाफ इस पर हो रहा है कि मियाँ है दीनदार, बीवी है मॉडर्न, नहीं रहना चाहते एक दूसरे के साथ। उसके खान साहब एक बात बताइए, देखिए
अगर मर्द को अधिकार है 3 तलाक कहने का, तो महिला को 3 तलाक का अधिकार क्यों नहीं है? निकाह के वक्त अगर आप महिला से उसकी सहमति जानते हैं तो 3 तलाक फोन पर, व्हाट्सएप पर कैसे दे सकते हैं सर? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम कई सवालों पर बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि शरिया के तहत 3 तलाक का प्रावधान आता है, इसीलिए इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो जब निकाह शादी की बात आए तो शरिया लागू होता है, जब चोरी डकैती लूटमार की बात आती है तो फिर क्रिमिनल लॉ की तरफ क्यों भागा जाता है? वहां भी शरिया लागू होना चाहिए। जो हाथ काटने की बात, आंख निकालने की बात है, सब जगह बराबर लागू होना। देखिए, कानून 2 तरह के हैं, एक दीवानी एक फौजदारी है। फौजदारी कानून को लागू करना वो प्रशासन का काम है, ये आम आदमी इसको लागू नहीं कर सकता। हम कहते बनाइए जो है आप सरकार को, आप जो, हाँ, इस्लामी हुकूमत का ये काम है। ये फौजदारी का मामला। शमीना जी, इस्लाम पर खतरा आता है जब 3 तलाक खत्म करने की बात आती है, लेकिन चोरी डकैती में जान पर खतरा आता है, इस्लाम को भूल जाते हैं। फिर जो इस्लाम में समस्याएं और सजाएं दे रखी हैं उसको मानने को कोई तैयार नहीं है। देखिए नेहा, मैं दो मिनट का आप वक्त दे। देखिए नेहा, मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान में चाहे वो मुसलमान महिला की बात हो या गैर मुस्लिम महिलाओं की बात हो, जब उनके हक की बात आती है तो ये जो जितने मर्द हैं ये सब पितृ सत्ता इनके सर पर हावी हो जाती है और इनको सिर्फ और सिर्फ जो मर्दों का जो उसमें वेलफेयर है वो दिखाई पड़ता है। अब ट्रिपल तलाक की, क्योंकि आजकल बहस चल रही है, हम ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मुस्लिम हमारी बहनें गई नहीं है कोर्ट में, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा जजमेंट देगा। मगर सवाल जब हम बात इनकी मेंटालिटी की करते हैं, मानसिकता की करते हैं, तो वो मानसिकता पितृसत्ता से लोडेड है। ये सब जानते हैं कि ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में वो हराम है, वो अल्लाह पाक को सख्त नापसंद थी, मगर ये बार बार एक ऐसा रास्ता मर्दों के लिए खोला छोड़ना चाहते हैं जिस जो आसान रास्ता है जिससे वो औरत से अपने छुटकारा पा। चलिए, तो इस मानसिकता पर क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारी पड़ेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट, जो भारी कंफ्यूजन है और ये बार बार कहा जा रहा है कि देश संविधान से चलेगा या किसी के पर्सनल लॉ से चलेगा, क्या इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसा कोई फैसला सुनाएगी कि इंसाफ मिल सके? कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। एक ऐतिहासिक फैसले का इंतजार न सिर्फ मुस्लिम समाज को, मुस्लिम महिलाओं को, बल्कि हर उस शख्स को है जो इंसाफ को मानते हैं, इंसाफ चाहते हैं। कार्यक्रम के आखिरी चरण में बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए आता है फिर क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला ये आता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी शरिया और कानून के एतबार से उसको देखना होगा कि इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि हम 3 तलाक दें, इकट्ठी दें, एक टाइम में दें या 3 बार में दें। तलाक एक ऐसा मामला है कि औरत पर जुल्म ना हो, उससे बचाने के लिए इस्लाम ने ये रखा है, खाली इसलिए नहीं है कि मर्द आया घर। खान साहब, औरत पे तो जुल्म हो रहा है ना, शायद इसीलिए मामला इतना बढ़ गया है। संक्षेप में आपकी टिप्पणी। देखिए, कोई भी चीज़, संविधान ये प्रोटेक्शन हर भारतीय नागरिक को देता है कि संविधान सबसे ऊपर है, और हमारी आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, मर्द और महिला के अंदर बराबरी होनी चाहिए। और साथ साथ आर्टिकल 21 कहता है कि हर महिला को इज्जत के साथ, सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। तो अगर ये ट्रिपल तलाक किसी महिला और पुरुष के बीच में फ़र्क करता है, या किसी महिला को जो उसका बेसिक मानव अधिकार है उसको ले लेता है और उसको बिना सुनवाई करे कोई पुरुष आके, कोई मर्द आके उसको ट्रिपल तलाक देके उसकी जिंदगी तबाह कर देता है, किसी तरह से जायज नहीं है। मौलाना साहब, एक बात बताइए, इंसाफ मुस्लिम महिलाओं को जाहिर सी बात है अपने समाज से नहीं मिला, इसीलिए कोर्ट के द्वार गई हैं, आपको लगता है वहां मिलेगा उन्हें इंसाफ, बराबरी मिल पाएगी, इंसान रहने का दर्जा मिल पाएगा? देखिए, वो इंसाफ सबको मिलना चाहिए। 3 तलाक देना हराम है, आपराधिक कार्य है, इसके लिए कानून बनना चाहिए और 3 तलाक देने पर जो है रोक होना चाहिए। चलिए, कम से कम ये बहुत अच्छी बात बोली यूसुफ अंसारी साहब। कोर्ट से उम्मीद रखें मुस्लिम महिलाएं? कोर्ट से भी उम्मीद रखनी चाहिए, हमें सरकार से भी उम्मीद रखनी चाहिए। पिछली सरकारों ने नहीं किया, हमें बड़ी खुशी हुई थी जब प्रधानमंत्री ने बार बार ये बात की कि हम अपनी मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर मुस्लिम समाज आगे नहीं आ रहा है, तो जैसे हिंदू समाज की तमाम विरोध के बावजूद सरकार ने हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह बनाए, हिंदू कोड बिल, उसी तरह मुसलमानों के भी जो पर्सनल मामले हैं, शादी, तलाक और ये सारी, इन पे कानून बनने चाहिए। कानून बनना चाहिए। शायरा जी, आखिरी शब्द, आखिरी कमेंट मैं आपको देना चाहूंगी। कल आपके लिए बहुत अहम दिन है, आप एक तरह से हिम्मत करके उन सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए आगे आई हैं जो आपको देख के सोच रही होंगी कि ये केस जीतें ताकि हमारे साथ भी इंसाफ हो। आप क्या कहेंगी? कठोर से कठोर कानून बने, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है वैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट बने, और जो भी तलाक देना चाहता है तो वो कोर्ट और कानून द्वारा हो, और दोनों हस्बैंड वाइफ की जो
बात सुनी जाए, उस आधार पर फैसला सुनाया जाए। चलिए, उम्मीद हमें इसी बात की है कि आधी आबादी जिसको कहा जाता है, महिला सशक्तिकरण की जो बात की जाती है, वो बहुत दूर की बात है। कम से कम इंसान होने का दर्जा दीजिए, जानवर से बदतर जिंदगी ना कीजिए। अपने समाज में इंसाफ नहीं मिलने के बाद अब ये महिलाएं कोर्ट के दरवाजे पहुंची है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक सुनवाई में क्या फैसला सुनाता है। इस मुद्दे पर लगातार एबीपी न्यूज पर हर अपडेट और हर खबर, हर कवरेज हम आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी बहस आप देख रहे थे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां जुड़ने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।